कथन तो बताने पड़ेंगे, आपको भी बताने पड़ेंगे, है ना, साथ में रिवाइज हो जाएगा। चलो बता दो पहला कथन क्या था? हाँ कोई एक कथन बता दो। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, न कि अणु। आप बता दो कोई एक कथन। कमियां नहीं पूछी मैंने, कथन पूछे हैं, आप बताओगे? बताओ। मान होते हैं, शाबाश, वेरी गुड। जो उन्होंने लाइन बोली है, क्या बोली है? एक ही तत्व के परमाणु गुण धर्मों में समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु गुण धर्मों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। इसका एक अपवाद पड़ा था। हाँ मास्टर बता दे अपवाद। अपवाद बता दे इसका। लिखाया था ना मैंने कल, अपवाद लिखाया था। हाँ कौन सा अपवाद लिखाया था? अपवाद लिखाया था मैंने कल। हाँ बता दो, बातें नहीं करनी है। आप बता दो जो लाइन बोली थी, कौन सी लाइन बोली थी? ये रोटी पीड़ो हॉस्टल का, कमरा का पीड़ो, कमरा। अरे एक ही तत्व के परमाणु गुण धर्मों में आपस में समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्मों में आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। इनका अपवाद लिखाया था, एक तो समस्थानिक और एक लिखाया था समकालिक। बस दो नाम ही बता देते हैं। दो कथन हो गए, तीसरा कथन आप बताओ। पीछे चार बच गए, एक बता दो, कोई सा भी बता दो। जो दो इन्होंने बता दिए उनको छोड़ो, बाकी एक बता दो। आप बताओ भैया। ना कि ये तो उन्होंने बता दिया। इधर आप बताओ, पीछे कौन देखो। हाँ बताओ। नहीं पता, ये तो गलत बात है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। नहीं पता सर मुझे, है झूठ नहीं बोलना होता। हाँ भी रिश्तेदार बता दे, बता। है? अरे परमाणु अपन पढ़ रहे हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैंने 6 कथन लिखाए थे। 2 उन्होंने बता दिए, पीछे 4 बच गए। 2 कौन कौन से बता दिए? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, न कि अणु। दूसरा बताया एक ही तत्व के परमाणु गुण धर्मों में आपस में समान होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु गुण धर्मों में आपस में भिन्न भिन्न होता है। क्यों बोल रहे हो भाई? ये बता दिए। अब कोई इनके अलावा कोई एक कथन बताओ। अस्तित्व नहीं है, अच्छा ठीक है। हाँ शाबाश। और कौन बताएगा? अभी 3 कथन हो गए। पहला कथन कौन बताएगा? पहला कथन अब तो रट लिया होगा। है? पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी डाल्टन ने परमाणु को क्या बता दिया? अविभाज्य बता दिया। ठीक है ना। फिर 4 कथन हो गए, एक और बता दो। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही निर्मित किया जा सकता। और बता दो। रुको, अरे रुको। हाँ बताइए। हाँ बताओ, हाँ सुनो बोलो। चलो छोड़ो फिर, रहने दो। हेडिंग डालो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। कल आपको इस चैप्टर की सीट मिल जाएगी भी, ठीक है। बातें नहीं करनी है। अब ऑनलाइन देखते हुए क्लास जाकर के मैं कैसा दिखता हूँ?
अच्छा दिखता हूँ है? इसमें दिख रहा हूँ अभी, उधर नहीं देखना, इधर देखना। 2 in 1 परमाणु द्रव्यमान। बताओ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? इतना तो पढ़ के आए हो, 9th क्लास में पढ़ लिया था परमाणु द्रव्यमान। 9th क्लास में कौन पढ़े? पास किया होगा तो 12वीं पास किया कर ली है? क्या 12वीं में ये नहीं थी केमिस्ट्री? 11वीं में थी, 11वीं में पढ़ाई नहीं। 9th क्लास में चैप्टर लगता है परमाणु संरचना, 9th क्लास में। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पास हो रहे थे बस है, नहीं था। चलो कोई बात नहीं। परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? एक प्रकार की संख्या। अब बातें नहीं करनी है। और ये संख्या में क्या बताती है? ये संख्या में बताती है कार्बन 12, 6 कार्बन 12 का समस्थानिक है कार्बन का। पहले सुन लो फिर लिखना। कार्बन 12 समस्थानिक से कोई तत्व कितना भारी होगा, कितना गुना भारी होगा। बस परमाणु क्रमांक वो ही संख्या है। परमाणु क्रमांक कैसी संख्या? वह संख्या जो हमें ये बताती है कि कोई परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक से कितना गुना भारी होगा। यानी तुलना कर ली हमने किससे? कार्बन 12 परमाणु से। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। क्या ये? द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। एग्जिट देखा जाए तो 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इतना होता है, ठीक है ना? 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये 1.088 हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन 12 समस्थानिक से 1.008 गुना क्या है? भारी है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो देखो इधर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताओ कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का जो 16 द्रव्यमान हमें ये बता रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन 12 समस्थानिक से 16 गुना क्या है? भारी। 16 गुना क्या है? भारी है। इधर देखो। क्लोरीन 35 पॉइंट क्या होता है? 5 होता है। एग्जिट मानते हैं अपन 35 और बुक्स में लिखा आता है 35.5। ये 35.5 हमें ये बता रहा है कि क्लोरीन कार्बन 12 समस्थानिक से 35.5 गुना क्या है? भारी है। ठीक है? तो परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ? वह संख्या जो हमें ये बताती है कि कोई परमाणु या कोई तत्व कार्बन 12 समस्थानिक से कितना गुना भारी होगा। कितना गुना भारी होगा। समझ आ गई बात? लिखो तो फिर। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हमें यह बताती है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि, जो हमें यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12, कार्बन 12 के 1/12 भाग से, कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। कितना गुना भारी है। ठीक है, दोबारा से सुन लो। परमाणु द्रव्यमान एक ऐसी संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होगा, कितना गुना भारी होगा। ठीक है, परिभाषा नहीं रटनी है आपको, डायरेक्ट ये कब काम में आएगा? जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे।
मोल संकल्पना पढ़ोगे, नाम सुना है ना, मोल नाम नहीं सुना, सुना है ना, हाँ, मोल संकल्पना पढ़ोगे, वहां पर आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या करने हैं, याद करने पड़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान के बिना अणु भार नहीं निकलेगा, अणु द्रव्यमान नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और अणु भार अगर याद नहीं होगा तो आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कुछ एक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमें याद रखने, मैं आपको लिखाऊंगा। उससे पहले देखो, परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसकी इकाई क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट को अब प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित मतलब इसकी जगह अब अपन एक शब्द और काम में लेने लगे। इसको प्रतिस्थापित करके हमने इसकी जगह एक शब्द और काम में लिया, डायरेक्ट किया U, और U को अपन कहते हैं यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का अर्थ है एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ऑप्शन में न हो तब आप क्या करोगे, यू का अर्थ हो गया यूनिफाइड मास। यूनिफाइड का मतलब हिंदी में कहेंगे एकीकृत मास। क्लियर है, याद रखने वाली बात है, समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। फिजिक्स क्या कह रहे हो, एक तो शर्मा जाते हैं, नहीं शर्माते, लिख लिया। देखो इधर, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं, ग्राम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है क्या किसी को, प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसी का नहीं पता, आपका तो पता होगा। कितने किलो हो गया आप, 80 किलो, 80 किलो। इन देखो, ये लगभग, बातें नहीं करनी है, ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है, द्रव्यमान के बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। कितना होता है, -24 ग्राम, कितना 6-7, और ये कितना है 6-6। लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान की क्या है, बराबर है। लिख रहे हो क्या आप, साथ साथ लिखाऊंगा नहीं, अब ऐसे ही लिख रहे हो, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU, और AMU को प्रतिस्थापित करके अब अपन क्या काम में लेते हैं, केवल U काम में लेते हैं। U का अर्थ हो गया यूनिफाइड मास, यानी एकीकृत द्रव्यमान। एक एटॉमिक मास यूनिट या एक U बराबर कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। इसको पढ़ लिया ना ध्यान से, प्रश्न आ रहा है आपके लिए, एक प्रश्न करना है, कर दोगे ना, ठीक, कोशिश पूरी करना है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने लिखा है हीलियम, चलो छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान ग्राम में बताना है आपको, इसमें बताना है ग्राम में, ठीक है। वैसे इसका देखा जाए तो 4 एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
4 एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या होता है? द्रव्यमान। किसका? हीलियम का। 2 नंबर पे आता है ना, दुगुना कर दो, लगभग 4 आ जाएगा। हीलियम का द्रव्यमान 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको ग्राम में व्यक्त करना है आपको। किसमें व्यक्त करना है? ग्राम में। कौन करके बताएगा? एक न्यूमेरिकल करके दिखूं, तभी तो मैं कह रहा था साथ साथ में मत लिखो आप। सुन लो इधर, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर अभी आपने पढ़ा कितना? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये है। क्या इसकी वैल्यू ये नहीं है? अरे एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ये है या नहीं है ना? तो आपको हीलियम का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करना है, तो 4 तो रहने दो, और एटॉमिक मास की यूनिट की जगह क्या लगा दो? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। किस में है ये? तो इससे गुणा करोगे तो हीलियम का द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अब दूसरा तो कर ही लोगे आप, कर लोगे ना। लिखो फिर हीलियम का द्रव्यमान, क्वेश्चन लगा करके लिखो। हीलियम का द्रव्यमान 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त कीजिए। इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त कीजिए। कर दो व्यक्त। 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कितना आ जाएगा? 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 और 2 26, और 4 एकम 4 और 2 6 पॉइंट गुणा 10 की पावर -24। कर लोगे ना इतना तो? है हाँ, आंसर है। उठा लिया ना? अरे इससे आगे ये ऐसे हल होगा। 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6.64 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, देखो इधर लिखो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का तो सबको पता है, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन के बाद में आप याद रखोगे ऑक्सीजन का। इनके ही क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लगभग जो आप फॉर्मूले पढ़ोगे ना, फॉर्मूलों के अंदर हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, है ना, नाइट्रोजन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, कार्बन मिलेगा, है ना। तो लगभग अपन जो फॉर्मूलों के अंदर जो ज्यादा तत्व आते हैं उनके याद करेंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर पर? यहाँ 1 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, सल्फर का होता है 32। कितना होता है? 32। सल्फर का होता है 32। फिर आता है फोस्फोरस का होता है 33। कितना होता है? 33। उतार लो फोस्फोरस का लिखिए आप 31। हाँ 31 लिखो, 31। उसके बाद में लिखोगे आप कैल्शियम का लिखो आप 40। कैल्शियम का 40। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम 24, सोडियम 23, सल्फर 32, फोस्फोरस 31, कैल्शियम आ गया 40 पर। उसके बाद में लिखोगे आप आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन
और ब्रोमीन, Br ब्रोमीन। आयोडीन का लिखोगे आप 127, 127। ब्रोमीन 127, ब्रोमीन का लिखोगे आप 80, ब्रोमीन का लिखोगे 80। एल्यूमिनियम का लिखो 27, एल्यूमिनियम का लिखो 27। और एक लिखो सिल्वर Ag, कल बताया था, कितना बताया था? 118 बताया था। Ag था वो 118 नंबर पर। सिल्वर का कल बताया था 108 है, 108 बताया था या 180 बताया था? 108 बताया था। Ag 108 लिख लिया। कॉपर लिखो आप 63.5, कॉपर 63.5, 63.5 कॉपर। आयरन Fe 56, आयरन लोहा Fe का लिखो 56। ठीक है, इतने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लगभग आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। लिख लिया? लिखिए अणुभार, अणुभार। परमाणु भार तो सिंगल परमाणु का होता है, सिंगल क्या होता है? परमाणु का। और अणुभार, अणुभार किसका होता है? अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। हेडिंग डालो अणुभार। एक मैं करवाऊंगा, बाकी आप करोगे। ठीक है। अणुभार का अर्थ क्या हो गया? किसी अणु में उपस्थित, बातें नहीं करनी भाई, किसी अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणु, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल, द्रव्यमान का योगफल क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है, अणुभार कहलाता है। जैसे H2O, इसका अणुभार पूछा जाए तो कितना बताओगे? 18 होता है, होता है ना 18। एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन तो कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन का लिखा है आपको, कितना होता है? तो 2 + 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है। अब करो आप H2SO4 का, सब निकालोगे। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? H2SO4 का अणुभार कितना होता है? H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 होता है, 100 होता है, 98 होता है, 98 होता है, सबका है 98 आया। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो? C6H12O निकालो, C6H12O6 का निकालो। मिलवा दूंगा मैं साथ में, देख लेना, कोई बात नहीं है। C6H12O6 कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो, CaCO3 और NH3 का निकालो और CH4 का निकालो। इतना निकाल लोगे, सीख जाओगे। पहले तो बताओगे ग्लूकोज का कितना आया? ग्लूकोज का कितना आया? 180 आया। आया सबका 180? नहीं आया? ग्लूकोज का नहीं आया। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकाला? 100 निकाला।
सबने 100 निकाला। अमोनिया का NH3 का ये तो कर ही नहीं रहे। ओ सरल 100 निकाला 14.3 NH3 14.3 0.3 कैसे आया? अनुपात 3 कैसे आया? कल क्या बताया था? ये क्या लिखा है? ये तो अनुपात में ले रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं। 17 आता है। कितना आता है? 17 आता है। कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई सा भी फॉर्मूला दिया जाए और वो निकाल दिया कि अणुभार मैं ज्ञात कर दूंगा? अणुभार अगर पता है और परमाणु भार अगर पता है तो मोल कॉन्सेप्ट आसानी से आएगा, वरना नहीं आएगा। निकाल लोगे ना? निकाल लोगे? इधर देखो, जिन्होंने नहीं किया ध्यान दो। अणुभार CH4, पहला इसके देखो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। हमने लिखा 12 प्लस हाइड्रोजन एक का एक होता है 4 है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 और 4 कितने हो गए? 16। फिर लिखा है आपने NH3 देखो, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 का 3 होगा। 14 और 3 17। फिर लिखा आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिखा। कैल्शियम कितने? 40। कैल्शियम का कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन एक का 16 होता है तो 3 का होगा 48। एक का 16 होता है, 3 का कितना होगा? 48। तो हमने लिखा 48 और 12 कितने हो गए? 60। 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए। इसके बाद हमने C6H12O6 ग्लूकोज का देखा है। ग्लूकोज एक कार्बन का 12 होता है। एक कार्बन का कितना होता है? ये तो 6 कार्बन है। 12 छिक्के कितने हो गए? 72। 12 छिक्की 72। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12। 6 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है? 16। छिक्के कितने हो गए? 96। 16 छिक्के कितने हो गए? 96। 6 2 8 2 10 की 0 हासिल कितनी आ गई? 1 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18। ये बन गया 180। बना दिया नहीं? ठीक है। H2SO4 कितना है? H2SO4 का H2SO4 एक हाइड्रोजन का एक तो 2 हाइड्रोजन 2। सल्फर का कितना? 32 और प्लस क्या है? ऑक्सीजन 16 चौके 64। यही होगा ना? होगा क्या? हाँ। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा? 64। 4 2 6 और 2 8। 6 और 3 9 18। निकाल लोगे? चलो फिर आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। कौन करना? इनको निकालो। अणुभार निकालो। निकालोगे क्या? ऑक्सीजन दो। अरे निकालना कुछ नहीं है, अणु है ना, PO4 -2 है नहीं, तो इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हो। जैसे ऐसे किया वैसे बस चार्ज जलती है, आपको ऐसा लगा इसमें से कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, वो नहीं देखना आपको। चार्ज तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के जाने से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन के जाने से प्राप्त होता है। उसके परमाणु द्रव्यमान अणुभार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कितना आएगा? 95 93। ठीक है। 95 आ रहा है। 95 आ रहा है। 16 चौका 64। 64 प्लस जोड़ सी आगे गुण को 93। 4 और 1 5 6 3 9 95। तो बहुत होशियार होते हैं। -2 नहीं, अरे -2 का अर्थ ये है कि इस पर चार्ज -2 है, जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से और इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से जाता है। समझ में आ गई बात? उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
है ना। और द्रव्यमान किसकी संख्या का होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है? योग होता है। समझे कि नहीं समझा? अरे माइनस नहीं होगा, अणुभार ज्ञात कर सकते हो? चलो ठीक है। परमाणु द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। लिखो, हेडिंग डालो, मोल संकल्पना। बातें नहीं करनी है, मोल संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट। मोल का शाब्दिक अर्थ, पहले ये लिखो आप, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। जो बातें करता हुआ पाया गया ना, अब की बार क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड पे बुला करके, कैमरे के सामने, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है? ढेर। अब इन ढेर में क्यों उसके परमाणु, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, इसमें परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, इसमें आयन हो सकता है। आयन बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें प्रोटॉन हो सकते हैं, और इसमें क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मोल एक संख्या है। मोल एक क्या है? संख्या, जो उस ढेर के अंदर हमें परमाणु की संख्या की जानकारी दे सकता है, उस ढेर में हमें अणु की संख्या की जानकारी दे सकता है, और आयन की भी जानकारी दे सकता है। आयन बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी दे सकता है, प्रोटॉन की संख्या की जानकारी दे सकता है, न्यूट्रॉन की संख्या की जानकारी दे सकता है। बताओ, 12 वस्तुओं के समूह को अपन किस नाम से जानते हैं? बंडल। बंडल तो 2 वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, दर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जन कहते हैं। 12 वस्तुओं का समूह दर्जन कहलाता है? कहलाता है नहीं कहलाता? 20 वस्तुओं का समूह एक स्कोर कहलाता है, एक स्कोर कहलाता है। 144 वस्तुओं का समूह जो है वो एक ग्रोस कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपने इतने बड़े बड़े नामों से वस्तुओं को मापा है, तो हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को मापने के लिए जिस यूनिट का काम में लेते हैं, उस यूनिट को हमने क्या कह दिया? मोल। क्या कह दिया? मोल। मोल पदार्थ को मापने की एक इकाई है, पदार्थ को मापने की एक इकाई है। पदार्थ सबसे छोटा परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। भौतिक राशियां पढ़ी है क्या आपने कभी? भौतिक राशियां 7 प्रकार की भौतिक राशियां होती है, जिसमें से पदार्थ की मात्रा जो है ना, वो भी एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? अरे मैं बोल के लिखाऊंगा, एक बार लिखना नहीं है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? मोल। और मोल जो है वो एक प्रकार की SI क्या है? यूनिट है। SI क्या है? यूनिट है, सिस्टेमेटिक यूनिट, ठीक है। एक मोल जो होता है, एक मोल में प्रजाति की जो संख्या होती है, प्रजाति मतलब एक मोल हाइड्रोजन परमाणु पूछ ले, एक मोल जल अणु पूछ ले, एक मोल CO2 गैस पूछ ले, एक मोल कुछ भी पूछ ले, अमोनिया पूछ ले, नाइट्रोज पूछ ले, वो किसके बराबर होता है? तो वो एक संख्या है, आवोगाद्रो संख्या। नाम सुना है? कितनी होती है आवोगाद्रो संख्या? का मान कितना होता है? कौन बताएगा? नहीं पढ़ के आप, कुछ नहीं पढ़ के। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, ये आवोगाद्रो नंबर है। इसको क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर यानी संख्या। और इसको किस से लिखते हैं? इसको लिखते हैं Na से। किससे लिखते हैं? Na से। समझ आई बात?
मोल को किससे लिखते हैं? मोल को लिखते हैं अपन स्मॉल n से। किससे लिखेंगे? स्मॉल n से। मोल को लिखेंगे स्मॉल n से। और एक मोल में प्रजाति पूछी जाए तो कौन सी संख्या के बराबर होगी? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। लिख लेना, डायरेक्ट सीधा का सीधा प्रश्न आता है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? मैं लिखाऊंगा, डिटेल से लिखाऊंगा एक बार, रुको आप, ठीक है। और अवोगाद्रो संख्या को किससे लिखते हैं अपन? Na से लिखते हैं। पहले बताओ, क्लियर है बात? पहले लिखाऊं इतना, फिर आगे चलते हैं। लिखो, मोल संकल्पना के बारे में लिखो। मोल पदार्थ में, मोल पदार्थ में उपस्थित, पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं, परमाणुओं, अणुओं, आयनों, अणुओं, आयनों, ऐसे लिखा है, लिखवाया है, बहुवचन में लिखवाया है मैंने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आयनों को मापने की, मापने की एक इकाई है, एक इकाई है। इकाई है, लिख लिया। फिर लिखो, मोल का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ बराबर ढेर, गंठड़ी बराबर ढेर। लिखो, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल n, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा का, मोल पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है, SI मात्रक है। एक मोल बराबर, एक मोल बराबर 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं, जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। मैं पूछूंगा वही बताएगा, बोलेगा नहीं कोई। एक मोल बराबर कितने मूलभूत कण होते हैं? एक मोल बराबर कितने मूलभूत कण होते हैं? एक मोल बराबर कितने मूलभूत कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। आपने ये कहा, चलो फिर एक मोल, बातें नहीं करनी है। एक मोल H2O, एक मोल H2O में जल के कितने अणु हैं?
जल के कितने अणु हैं? 1 मोल H2O में जल के कितने अणु हैं? कितने अणु हैं? नहीं पता, नहीं पता। 1 मोल बराबर कितने मूलभूत कण होते हैं? ये वही प्रश्न है, ये वही प्रश्न है। वहां तो आपसे क्या पूछा है? मूलभूत कण। क्या पूछा है? और यहां पर क्या पूछा है? तो ये अणु ही तो है। H2O अणु नहीं है क्या? मूलभूत ही तो कण है जल का। जल का ही तो अणु पूछा है आपसे, पूछा है नहीं पूछा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल अणु होते हैं, है ना। अगर आपसे यहां पर ऐसा आ जाए 2 मोल CO2 गैस में, CO2 गैस में CO2 के कितने अणु हैं? कितने अणु हैं? तो अब क्या करोगे आप? आवोगाद्रो संख्या को 2 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, क्योंकि अब की बार मोल कितने दे दिए आपको? 2 दे दिए। कितने मोल दे दिए आपको? 2। तो 1 मोल में कितने मूलभूत कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गई बात? बस वही प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल करके आपको दिया गया है। 1 मोल H2O में जल के कितने अणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पर 2 मोल दिया तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को 2 से क्या कर दो? गुणा दो। समझ आए? आया नहीं है ना? चलो ठीक है, लिखो प्रश्न में लिखो। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर लिखा, लिखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे? समझ में आ गई बात? कितने होंगे? आवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? नीचे लिखो 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया NH3, 1 मोल अमोनिया NH3, है ना, में कितने NH3 अणु होंगे? में कितने NH3 अणु होंगे? कितने NH3 अणु होंगे? उत्तर लिखो, कितना आएगा? हाँ, आवोगाद्रो संख्या के बराबर लिख दो उत्तर। ये नॉर्मल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये तो सीधा सा नॉर्मल सा प्रश्न। यहीं से आपके मोल कॉन्सेप्ट का प्रश्न क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। टफ है थोड़ा सा, लेकिन समझोगे दिमाग लगा करके तो समझ आएगा। हाँ? 1 मोल में जितने भी प्रजाति पूछी जाए ना, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन परमाणु, कितने ऑक्सीजन परमाणु, कितने नाइट्रोजन परमाणु, तो 1 मोल का अर्थ होता है आवोगाद्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अब देखो मोल ज्ञात करने के सूत्र, अलग अलग सूत्र है। मोल N बराबर प्रश्न करेंगे अपन साथ साथ में। N बराबर लिखोगे आप पदार्थ का भार, पदार्थ का भार लिखोगे, पदार्थ का भार जो हमें मिलेगा किसमें? ग्राम में मिलेगा। किस में मिलेगा? ग्राम में मिलेगा, और पेपर में प्रश्न में दिया जाएगा। ये ध्यान से सुन लो, पदार्थ का ग्राम में भार दिया जाएगा पेपर में प्रश्न में। ठीक है, और आपको उस पदार्थ का क्या पता होगा? या तो परमाणु भार पता होगा, ये पेपर में नहीं दिया जाएगा। परमाणु भार आपको या तो पता होगा या फिर आप भूल चुके होंगे। परमाणु भार या अणु भार। अगर अणु है
तो अणुभार आपको याद होना चाहिए, और अगर परमाणु है तो परमाणु भार आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। दिए गए प्रश्न में आपसे पदार्थ की मात्रा दी गई है ग्राम में, और उससे आपको मोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। तो आपको उस पदार्थ का अणु भार या परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, उससे भाग दे दोगे तो आपके पास उस पदार्थ की मोल में क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ठीक है, जैसे प्रश्न लिखो, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। पहले तो मुझे ये बताता हूं, ये प्रश्न कौन कर सकता है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। जिसको प्रश्न बिल्कुल ही समझ में नहीं है वो ऊपर हाथ कर लो कि सर हमें समझ ही नहीं आया। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने कहा एक मात्रा आपको पेपर में दी हुई मिलेगी, ऊपर वाली मात्रा आपको इस प्रश्न में दी गई है। पदार्थ का भार जो आपको ये दिया गया 20 ग्राम दिया गया ना, 20 ग्राम। और परमाणु भार या अणु भार, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो आपके पास में अणु है, तो इसका अणु भार आपको पता है कितना है, 100। कितना आता है, 100। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, तो आप कहोगे सर n बराबर 20 बटा कितना आ गया, 100। 20 बटा 100 का अर्थ हो गया 1/5 मोल। 1/5 मोल। समझ आया, नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। आपने क्या कर दिया, वो मेरी गलती नहीं है, आपने गलती। इधर देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा दी गई है, कितनी दी गई है, 20 ग्राम। जो ये मात्रा है पदार्थ का भार, ये पेपर में 100% आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर इस फॉर्मूले बेस पर प्रश्न आता है तो ये वाली मात्रा आपको यहाँ पर दी हुई मिलेगी। आपको याद कौन सी रखनी है, अगर वो यौगिक दिया है, अणु दिया है, तो ये नीचे वाली मात्रा आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न करना है, ये नीचे वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर अणु भार नहीं सीखे ना तो मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। परमाणु भार अगर आपको पता नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात। इसलिए परमाणु भार से अणु भार बनाना सीखो, और अणु भार से अपन कैसे मोल कॉन्सेप्ट ज्ञात कर सकते हैं वो भी आपको सीखना होगा। ये मात्रा आपको दी गई है तो इस फॉर्मूले में बस सीधा मानी तो रखना है। 20 ग्राम ऊपर रखोगे, पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है आपको, 20 ग्राम। कितनी दी गई है, 20 ग्राम। और पदार्थ का अणु भार कैसे निकाला आपने, इससे निकाला। एक कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है बताओ, 40 होता है। प्लस कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। और 16 थी, ये 48 किसका आ गया, ऑक्सीजन का आ गया। अभी तो ज्ञात करना सिखाया था, क्या था ना, ये कितना आया, 100। तो 20 बटा 100 करोगे तो मोल कितना आ गया, 1.5। 1.5 समझ आ गया। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो 68 ग्राम NH3 में, 68 ग्राम NH3 में, 68 ग्राम NH3 में मोल की संख्या ज्ञात करो। NH3 में सीधा लिख लो, चाहे मोल ज्ञात करो, मोल ज्ञात करो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जिसने कर लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आंसर याद कर रहा है आपको, आंसर आ गया ना। हाँ निकाला, कितना निकाला आपने, 4 निकाला, आपने भी निकाला। आगे वाली यूनियन, उत्तर तो छींक के साथ आना चाहिए था। हाँ सबने निकाला है भाई, पीछे वाले रिश्तेदार, कितना टाइम लगेगा, निकाला या नहीं निकाला। हाँ पड़ोसियों निकाला,
मिटाया, 4 आ गया, ठीक है। किस किसने नहीं किया प्रश्न? कर लिया, कर लिया, 4 आया। हमने लिखा ये 68 ग्राम, बातें नहीं करनी है। 68 ग्राम क्या लिखा? NH3। 68 ग्राम NH3 में क्या ज्ञात करने हैं? मोल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मोल ज्ञात करने हैं। ये ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास में? ग्राम में मात्रा और बटा क्या आपके पास में? अणुभार या परमाणु भार। अणुभार या परमाणु भार, और ये किसके बराबर है? मोल के बराबर है। ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 68 ग्राम, और अणुभार कितना है? 17। 17 चौके 68, हाँ 17 चौके 68। 4 क्या आ गया आपके पास में? मोल आ गया। 4 आ गया आपके पास में मोल। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो 100 ग्राम H2SO4, हाँ 100 ग्राम H2SO4, 100 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? 100 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे? सौ में 98 भाग दो, 50/49, 1.0, शाबाश 1.02। सबका रहा है क्या? 1.02 मोल, 1.02 मोल। अरे 100/98 H2SO4 को अणुभार की तो है 98 हुआ नहीं? 98 वो 100 में भाग देंगे 1.02 आ जाएगा। ठीक है, पहले फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनेगा, कर लोगे? कर लोगे ना? तो बताओ फिर 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। चलो आओ दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे मोल पूछा जाए और किसी गैस का आयतन दिया गया है, बातें नहीं करनी है रे, किसी गैस का आयतन दिया गया है, गैस का आयतन किसमें? लीटर में। गैस का आयतन लीटर में, ठीक है। तो उस गैस के आयतन को भाग देना है किससे? 22.4 से, 22.4 से। लेकिन प्रश्न में लिखा होना चाहिए STP, लिखा आना चाहिए STP। STP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, यानी मानक ताप और दाब। मानक ताप का अर्थ हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब का अर्थ हो गया 1 ATM, एटमॉस्फेयर यूनिट प्रेशर, ठीक है ना। अगर मानक ताप दाब पर प्रश्न मिले आपको, किसी गैस का आयतन मिले और उस गैस के आयतन में उस गैस के मोल की संख्या ज्ञात करनी पड़े, तो फॉर्मूला लगाओगे, ये शर्त है इसकी, ठीक है। अगर STP नहीं दिया गया है तो गैस के आयतन को ग्राम में मानना है आपको। इसमें मानना है ग्राम में। क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो 68 लीटर NH3 को यदि STP पर लिया जाए, STP पर लिया जाए, तो NH3 में मोल की संख्या ज्ञात करो। तो NH3 में मोल ज्ञात करो,
मोल ज्ञात करो। NH3 में मोल ज्ञात करो। कर सकते हैं। ये लिखा हुआ होगा ना प्रश्न में, तब आपको फॉर्मूला काम में ये लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखा है ना, ये नहीं लिखा है, STP नहीं लिखा है, तब आपको लीटर को किस में मानना है? ग्राम में मानना है। किस में मानना है? ग्राम में। तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो पहले वाला पढ़ गया है, जो पहले वाला पढ़ गया है वो लगेगा। STP नहीं लिखा है तो ये आयतन आपको ग्राम में लेना है, और ग्राम में आते ही पहले वाला जो फॉर्मूला है वो काम में आ जाएगा। इसका आंसर, गैस का आयतन कितना लीटर है? 68 लीटर। 68 लीटर को 22.4 से क्या कर दो? भाग दे दो। भाग, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? एक जीरो, यानी 10 लग जाएगा। ऊपर लग जाएगा एक जीरो, ये हो जाएगा 680। कितना हो जाएगा? 680। अब काट के देखो कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 5 से डायरेक्ट कट रहा है क्या? 5 चौका 20, 5 नहीं कट रहा, पहले 2 से ही जाएगा ना। हाँ, तो इसको काट के देखो कितना आएगा, सरल करके देखो। भाग सीख लो, भाग सिखा रहा हूँ मैं। 12/61, 12/61 को भी सरल कर लो। पॉइंट में उत्तर आ रहा है, कितना आ रहा है? कर लिया? कर रहे हो? तीन पॉइंट 03, 3.03 सबका आ रहा है। 3.03 नहीं आ रहा? पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा दिया, सबका आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा, भाग ही नहीं किया है, नहीं किया ना। 3.03, ठीक है। इसका उत्तर आएगा कितना? 3.03 मोल आ जाएंगे। इस पर एक क्वेश्चन और करो, फिर आगे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखवाऊं क्वेश्चन? लिखवा दूं क्या? समझ आ रहा है क्या? समझ तो आ रहा है ना? दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। लिखो क्वेश्चन। 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस के 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस के मोल की गणना करो। ऑक्सीजन गैस के मोल की गणना करो। यदि ऑक्सीजन को मानक ताप दाब पर लिया जाए, यदि ऑक्सीजन को मानक ताप दाब पर लिया जाए, हाँ तो वैसे तक क्वेश्चन इतना ही है। हाँ, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, कर रहे हो क्या? मोल कॉन्सेप्ट से 2 प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में। 1 या 2 प्रश्न 100% मेन एग्जाम में मिलेंगे आपको, हो जाएगा। कर लिया? कितना जोर से बोल जाओ तो 2.5 2.2 0.25 0.25 निकाला? नहीं निकाला? कितना निकाला? 0.25।
1/4 या 0.25 किसने निकाला? 1/4 या 0.25 किसने निकाला? पीछे नहीं निकाला? रिश्तेदारी बिगड़ी है आपने, हाँ इधर नहीं निकाला, आ नहीं रहा प्रश्न, नहीं आ रहा। एक तो आप उधर पीछे पीछे क्यों बैठे हो? आप आगे वाली बेंच ये खाली पड़ी है ना, है? इसकी लाइट गिरती है, दिखता नहीं, कम दिखता है। अगर गैस का आयतन आपको मानक ताप दाब पर दिया गया है तो अरे बातें नहीं, मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? गैस का आयतन आपको मानक ताप दाब पर दिया गया है तो मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? गैस का आयतन जो आपको प्रश्न में दिया गया है वो, और 22.4 से उसको क्या दे दो? भाग दे दो। तो ऑक्सीजन का आयतन कितना दिया गया आपको? 5.6 लीटर। तो उसकी जगह आप क्या रखोगे? 5.6 लीटर तो रखोगे, बस भाग देना है 22.4 से। अब कह रहे हो मुझे आ नहीं रहा, भाग देना नहीं आता है? अब आपका दिमाग चेक किया जाएगा, पक्का लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, 54 मिलीलीटर H2O गैस, 54 मिलीलीटर H2O गैस, 54 मिलीलीटर, हाँ ml, मिलीलीटर H2O गैस में मोल की संख्या ज्ञात करो। अब मालूम में जूझ था रहा है। चौपन ml मिलीलीटर H2O गैस में मोल की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करनी है मोल की, मैंने लिखा है नहीं ना, अरे बातें नहीं करनी। चौपन ml है, भाग दीजिए, कोई भाग बुक कौन दीजिए, बस मैं तो मोल की संख्या पूछिए, इनमें निकल जाएगी मोल की संख्या, हाँ में निकल जाएगी। हाँ, किसने निकाला 3 मोल? 1 2 3 4 5 6 3 आ रहा है। शाबाश शाबाश, गुड। आपको मानक ताप दाब का क्या नहीं दिया गया है? कंडीशन नहीं दी गई है, नहीं दी गई ना। और अरे ये देखो, इधर देखो, मिलीलीटर ये आयतन तो होता है, आयतन को लीटर में मापा जाता है। आयतन को किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। इसका मतलब ये दिया गया जो आपका आयतन है ये मिलीलीटर में है, लेकिन आयतन की कोई शर्त आपको नहीं दी गई है। गैस दे दी लेकिन शर्त आपको नहीं दी गई। तो मिलीलीटर को क्या मानो आप? ग्राम। मिलीलीटर को किस में मान लो? ग्राम में मान लो। अब ग्राम में मानोगे तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, उत्तर आ जाएगा। ये है उत्तर है, समझ आया नहीं आया? चलो फिर तीसरा फॉर्मूला, मोल। बातें नहीं करनी रे। मोल बराबर अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या में यदि भाग दे दोगे आप आवोगाद्रो नंबर का, Na का, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। यानी परमाणु और अणुओं की संख्या, आप इसको लिख सकते हो पूरे को, ऊपर वाली जो चीज लिखी है इसको एक शब्द में लिख सकते हो, कणों की संख्या। क्या लिख सकते हो? कणों की संख्या। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कणों की संख्या। परमाणु एक कण ही तो है ना? कणों की संख्या में अगर आवोगाद्रो नंबर का भाग दे दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, प्रश्न कल करवाएंगे। 4 नंबर फॉर्मूला लिखो।
मोल इंटू देखो ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार, या ग्राम अणुभार। प्रश्न में दिया गया अणुभार या परमाणु भार को आप मोल की संख्या से गुणा कर दोगे तो आपके पास उस पदार्थ की ग्राम में क्या आ जाएगी, मात्रा। बस ये खेल है, ग्राम में उस पदार्थ की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। यहाँ से डिफिकल्ट प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखोगे आप, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। प्रश्न कल करेंगे आराम से, एक एक चीज को समझते हुए कर लेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला लिखो, चलो इतने बहुत है, ठीक है। क्लास कितने बजे तक रखनी है? ये क्लास 2 बजे तक लास्ट है क्या है? 1 से नहीं, मुझे तो पता है नहीं, 2 बजे तक है। रोड़ा ना करा दिए थे मैंने।